हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब सही होंगे। और मैं आज आपका जो नया टॉपिक लेकर आया हूं वो है आपका निरक्षीय स्थिति यानी कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पहले मैंने जो आपको कराया था वो कराया था अक्षीय स्थिति यानी कि एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पॉइंट। तो आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो और समझा होगा। आज उसी का सेकंड पार्ट में लेकर आया हूं, निरक्षीय स्थिति, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों के दोनों प्रूफ, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दोनों के दोनों जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं। और ये दोनों के दोनों प्रूफ, एक ये वाला और एक इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है, आप लोग देख सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ये दोनों के दोनों जो वीडियो है जो आपको देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल वाले में भी ये दोनों प्रूफ मिलते हैं, मैग्नेटिज्म वाले में भी ये दोनों प्रूफ मिलते हैं। तो आपके लिए प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप ध्यान से इस प्रूफ को देखना। और इस प्रूफ को करने से पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, जो इसका मेन डायग्राम है। मान लीजिए मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक। तो ये क्या है? आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कैसी दूरी पर होते हैं? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि जिसमें दो चार्ज होते हैं इक्वल बट अपोजिट, और एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर ये होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब दो पोल, एक दो, ठीक। अब हमें निकालना है निरक्षीय स्थिति पर यानी कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इससे पहले हमने क्या करा था? अक्षीय स्थिति। तो अक्ष का मतलब होता है जिस अक्ष पर आपका चित्र हो उसी अक्ष पर आप पॉइंट ले लोगे। लेकिन निरक्षीय का मतलब जिस अक्ष पर आपका डायग्राम हो उससे हटकर आप पॉइंट लोगे। तो मान लो इसका सेंटर ये रहा, और इसके सेंटर से मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर, यहां पर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट P है। तो हम हमेशा डिस्टेंस जितनी भी है सेंटर से लेते हैं। तो हमने इसके सेंटर से एक डिस्टेंस ले ली, और इस डिस्टेंस को आप क्या मान सकते हो? R मान सकते हो। तो इस डिस्टेंस को हमने R नाम दे दिया। तो ये जो R दूरी पर है मेरा एक पॉइंट क्या है? P है। और इस पॉइंट पर मान लीजिए मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए, फटाफट बता देता हूं, बहुत आसान है। लेकिन आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा का पूरा कंप्लीट देखना, तो ही आपको समझ में आएगा और आपके तीन तीन चैप्टर की मेहनत बच जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला एक हमने पढ़ा हुआ है वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूला ये होता है एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आर होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जिस चार्ज की वजह से आप निकाल रहे हो वहां से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस। मतलब प्लस क्यू की वजह से निकालोगे तो प्लस क्यू से लेकर पॉइंट पी तक की डिस्टेंस, माइनस क्यू से निकालोगे तो माइनस क्यू से लेकर प्लस पी तक की डिस्टेंस। तो यहां पर मेरे पास कितने चार्ज है? डायग्राम में दो दो चार्ज है। कितने चार्ज है? दो दो चार्ज है, मतलब दो आवेश है। अब दोनों के कारण एक साथ निकालना असंभव है। क्या है? असंभव। आप एक एक करके यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा यहां पर माइनस क्यू के कारण, कहां पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट P। तो भाई जब आप माइनस क्यू से लेकर P तक के आप, जब माइनस क्यू से लेकर P तक पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने जा रहे हो, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए आपको। मैंने क्या बोला है? फॉर्मूला क्या कहता है कि जो आर है जिसकी वजह से आपने निकाला वहां से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस है। तो आप माइनस क्यू से निकाल रहे हो तो माइनस क्यू से लेकर P तक की डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए।
नहीं पता तो इसके लिए हम एक पहले तो एक रास्ता बना देंगे, यहां पे क्या बना देंगे, एक रास्ता बना देंगे। और मैंने जैसे ही माइनस क्यू से लेकर पी तक का एक रास्ता बना दिया, अगर डायग्राम थोड़ा तिरछा तुरछा बनेगा तो आप देख लेना सही से, क्योंकि बहुत पास से हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा सही से नहीं बन पाता। माइनस क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मैंने एक रास्ता बना दिया, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो माइनस क्यू से लेकर पी तक के मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पर। और आपको पता होना चाहिए कि इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, L, और फिर बचा हुआ कितना होगा, L। ध्यान से देखो, यही होगा। अब अगर मुझे रेड वाली लाइन चाहिए तो ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो ये क्या आएगा, सभी को पता होगा पीजीटी क्या होता है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पीजीटी, या यहाँ पे लगा देता हूँ पीजीटी। तो पीजीटी से क्या आएगा, आपको हाइपोटेनस से क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, और इसको अगर हम नाम दे दें तो ए और इसको बी। तो पीजीटी किसमें, ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी में, इन ट्रायंगल ए ओ पी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एपी का स्क्वायर इक्वल टू लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर, और प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एपी का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहां क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसका मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है वो क्या निकल चुकी है आपकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम ऐसे जब आप प्लस क्यू की वजह से निकालोगे तो प्लस क्यू से लेकर पी तक का रास्ता भी पता होना चाहिए, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, क्योंकि आप किसकी वजह से कर रहे हो, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू से लेकर पी तक की जब आप डिस्टेंस बनाओगे, पहले एक रास्ता बना देता हूं मैं, मान लीजिए एक रास्ता है। अब प्लस क्यू से लेकर पी तक की डिस्टेंस भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर इसके लिए बोलो चाहे इसके लिए बोलो, सेम है आर दोनों जगह के लिए। एल इधर भी है तो एल इधर भी है, दोनों के लिए सेम है। कहने का मतलब जितना आपका एपी है उतना ही आपका क्या होने वाला है, बीपी। तो मतलब किसके बराबर होगा, बीपी के बराबर। तो दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम। चाहे आप माइनस क्यू से निकालो चाहे प्लस क्यू से निकालो, ठीक। तो ये वाली चीज आप हो सके तो इससे पहले कर लेना। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम करके मानक चित्रानुसार, तो वहां से आप ये कर सकते हो, ठीक। तो अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो दो आवेश है तो एक की वजह से E1 मान लो और एक की वजह से क्या मान लो आप, E2। तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूं, E1 इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो Q अपॉन, अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। कई बच्चे लोग सोच रहे होंगे ये वाला आर स्क्वायर, नहीं, वहां पर अलग चीज थी, यहाँ पर आर अलग है। तो वहां पर क्या था, चार्ज से लेकर पी तक की डिस्टेंस थी आर, यहाँ पर सेंटर से। तो मैंने क्या बताया कि जो डिस्टेंस होता है कहां से लेते हम, जिस चार्ज यानी कि जिस आवेश के कारण आप निकाल रहे हो वहां से लेकर बिंदु पी तक की डिस्टेंस हमें चाहिए होती है। तो माइनस क्यू से लेकर बिंदु पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या निकाल के रखी हुई है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। क्या होता है दूरी का, स्क्वायर। तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। तो E1 बराबर 1/4πε0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया आपका E1, ठीक है। इसी प्रकार प्लस Q के कारण कहां पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P। तो सेम वही क्या मान लेंगे इसको, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, अब R की जगह पर क्या रखोगे इस बार, वही सेम प्लस Q से लेकर P तक की डिस्टेंस,
जिस चार्ज यानी कि जिस आवेश के कारण आप निकालोगे दूरी भी वहीं से आप लोगे। तो प्लस क्यू के कारण भी बोले तो डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है। तो भाई अंडर रूट, चलो मैं लिख देता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया आपका E2। लेकिन अब एक बात यह है, मैंने माइनस क्यू की वजह से करा हो या प्लस क्यू की वजह से करा हो, क्यू का मैंने लिया परिमाण, ना मैंने माइनस लगाया ना मैंने प्लस लगाया। अब यहां पर बात करेंगे इसके लिए दिशा की, क्योंकि क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो परिमाण के साथ साथ क्या चीज होती है, दिशा। तो हम दिशा लिखेंगे, इसके ध्यान से देखना। सबसे पहले E1 की अगर दिशा की बात करूं, इसकी भी अगर दिशा की बात करूं, तो ध्यान से देखो, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो क्या होती है, धनात्मक आवेश से दूर ऋणात्मक आवेश की ओर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर आता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं माइनस क्यू की वजह से करूंगा, तो मेरा पॉइंट पी यहां पर, जहां पर आप मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूं पॉइंट पी पर। तो बताइए कि यहां पर जो E1 है, यहां पर जो क्या है, मान लीजिए E1, वो किसकी वजह से था, E1 माइनस क्यू की वजह से। तो जो E1 है यहां पर वो क्या करेगा, माइनस की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, माइनस की ओर और प्लस से दूर। तो ये तो माइनस की वजह से ही E1, तो E1 किसकी तरफ आएगा, माइनस क्यू की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब आपका जो E1 आएगा इधर से इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1, क्या हो जाएगा ये आपका E1। ये डायग्राम मिट गया, ये आपका क्या हो जाएगा E1। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्शन लिख सकते हो किसकी ओर, ए की ओर। ठीक, P से ए की ओर डायरेक्शन हो गया E1 का। ठीक है, E1 की डायरेक्शन मिल गई। अब ध्यान से देखो E2 की डायरेक्शन, तो E2 किसकी वजह से था, प्लस क्यू की वजह से। E2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से क्या भागती है, दूर भागती है, प्लस से क्या भागती है, दूर भागती है। तो प्लस से कहां भागेगी, दूर। तो मतलब कि जो यहां पर E2 है वो इससे कहां भागेगी, दूर। तो स्केल आप रखोगे इसी लाइन में, और इसी लाइन में आप कहां भगा दोगे इसको, पीछे। स्ट्रेट लाइन बना लेना आप लोग, ये है आपका E2। तो हमें क्या मिल गया, E1 भी मिल गया और E2 की डायरेक्शन भी मिल गई। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है ये, P से दूर या P से बाहर की ओर। ठीक, तो ये होगी आपकी डायरेक्शंस। अब ध्यान से देखें, E1 और E2 की जो डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां से स्पष्ट है एक चीज, ध्यान से देखें, स्पष्ट है, यहां से एक चीज स्पष्ट है कि E1 और E2 आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर। आप E1 और E2 को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर है। दिशा क्या है, बिल्कुल विपरीत है। तो विपरीत होने से आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस, और जैसे ये माइनस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितने दिखा देगा, 0। अब तो डायरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि E1 और E2 को यहां पर वेक्टर रूप में वियोजित करेंगे। किस रूप में, वेक्टर रूप में वियोजित करेंगे, यानी कि सदिश रूप में वियोजित करने पर किस किस को, E1 और E2 को। तो ध्यान से देखें, जब हम E1 को वियोजित करेंगे तो इसका एक, कितने घटक, किसी भी चीज को अगर आप वियोजित कर रहे हो तो कितने घटक बनते हैं, हमेशा उसके दो घटक बनते हैं। एक क्षैतिज घटक बनता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक बनता है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। तो मान लीजिए ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। तो ऐसे ही वहां पर हम E1 को भी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो एक तो बन जाएगा इसका, एक कंपोनेंट ये हो गया E1, और
एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका E1। तो E1 के कितने कंपोनेंट हो चुके हैं? 2। ऐसे ही E2 के भी कितने कंपोनेंट बनाएंगे हम? 2। तो ध्यान से देखें, एक कंपोनेंट ये हो गया इसका E2 और एक कंपोनेंट इसी तरफ हो जाएगा। आप इसी के ऊपर बना सकते हो, मैं थोड़ा सा अलग इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर। ये हो गया आपका E2। दोनों के हमने कंपोनेंट और एक ही के ऊपर बनेंगे, बिल्कुल ये आप अलग अलग मत सोचना, एक ही के ऊपर है, ठीक है? आपको दिखाने के लिए बनाया खाली, ठीक है? अब बात आती है कि यहाँ पर कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो ध्यान से देखें, अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है, यहां पर एंगल क्या बन रहा है? थीटा। मान लीजिए यहां पर एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो देखिए ये बनता है एकांतर कोण। आपने मैथ से पढ़ा होगा, ये कौन सा कोण हो गया आपका? एकांतर कोण। जेड, जहां पर जेड बन जाता है आपको पता होगा, जो एंगल इधर होगा वही एंगल यहां पर होगा। तो ये क्या हो गया? थीटा। अगर ये थीटा तो ऊपर वाला भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि बिल्कुल इक्वल है दोनों के दोनों, दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है? इक्वल है, तो वो भी थीटा ही होगा। जिस पर एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है, जिस पर एंगल नहीं बनता वो क्या होता है? आपका साइन थीटा, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो जिस पर आपका, ध्यान से देखें, थीटा बना वो क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा। जिस पर थीटा नहीं बना क्या बन जाएगा? आपका साइन थीटा। और ये भी क्या हो जाएगा? आपका साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर डायग्राम बन चुका है। ध्यान से देखें, मेन खेल इसी डायग्राम का है, ठीक? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप फिर से बताएं मेरे को। अब ध्यान से देखेगा, करना क्या है अब, तो आप ध्यान से देखिए चित्र से, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा बराबर तो हैं, परंतु एक दूसरे के विपरीत हैं। भाई E1 और E2 तो ऑलरेडी बराबर हमने प्रूफ कर लिया है, लेकिन ध्यान रखिए दिशा में भी क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त। तो बचा क्या? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो आप लोग क्या कर सकते हो? आपको पता है E1 और E2 तो इक्वल ही है, तो चाहे E2 को E1 लिखो या E1 को E2, E1 और E2 आपस में क्या बराबर। तो एक काम करते हैं, दोनों को ही हम E बोल देते हैं, या चलो छोड़ो, E1 या E1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2E1 cos थीटा। E2 को भी आप क्या लिख सकते हो? E1। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा क्या हो जाएगा? 2E1 cos थीटा। तो ये आ जाएगा 2, और E1 की जगह E1 की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था। और इनटू में क्या है? cos थीटा। तो cos थीटा क्या आएगा? ध्यान से देखें, थीटा ये रहा, ठीक है, ये थीटा है, यहाँ पे एंगल बनेगा ये ऐसे करके, ये थीटा है। तो सबको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आधार कितना है? चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो आधार कितना है? L अपॉन हाइपोटेनस कितना है भाई इसका? ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही था। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई में देखो तो कहने का आप इस 2 को इधर भेज दो, Q इंटू 12। और ध्यान से एक बात और, नीचे ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों सेम बेस लेकर चल रहे हैं, लेकिन पावर इनके क्या डिफरेंट। इस पूरे की होल पावर कितनी है भाई? ध्यान से देखो, इस पूरे की होल पावर कितनी दिख रही है आपको? 1। और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर होल पावर कितनी दिख रही है? रूट। और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है? पावर हाफ। तो एक जगह पावर 1 और एक जगह पावर हाफ। तो जब बेस सेम होते मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 2 1 जा 2 और 2 और 1 3। तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 12 क्या होगा आपका? P। क्या होगा आपका? P। और नीचे और एक काम यहाँ पे और कर लेना, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लेना, यहाँ पर आप एक लाइन और लिख लेना
कि एल स्क्वायर छोड़ने पर नेगलेक्ट कर सकता हूं एल स्क्वायर को। क्यों? क्योंकि एल जो है वो बहुत छोटा होता है आर की तुलना में। भाई आर तो आप डिस्टेंस कहीं पर भी ले जा सकते हो, लेकिन जो एल है वो फिक्स्ड है। 12 ऑलरेडी एक शॉर्ट डिस्टेंस है, छोटी सी दूरी है, सूक्ष्म दूरी है, तो उसका छोटा पार्ट एल तो और ज्यादा छोटा होगा। और जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू की आप स्क्वायर या क्यूब करोगे उतनी ज्यादा छोटी निकलती है। तो एल स्क्वायर बहुत छोटा हो सकता है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक, अब ध्यान से देखें, हमारा आंसर आ चुका है। और एक फॉर्मूला होता है हमारा P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 12। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मतलब पावर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? खाली आर क्यूब। हेंस दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएक्सियल पोजीशन। अतः यही आपका कौन सा सूत्र है? निरक्षीय स्थिति का सूत्र है। तो बहुत इजी प्रूफ है, कोई भी डाउट वाला बात नहीं है इसमें। बस मेन इसमें डायग्राम था, उस डायग्राम को सीखें कि हमने इसको जो वेक्टर रूप में क्या करा, वियोजित करा, वो कैसे करा। तो बहुत आसान है, आप एक बार देखोगे क्लियर हो जाएगा। और नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट बताएं और अपना डाउट तो भाई जरूर बताएं, ठीक है? अच्छा या बुरा जो भी है आप बताते रहें। ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा कैसा है ये आप पूछ सकते हैं। जिनको एंगल वगैरह से दिक्कत हो वो भी आप पूछ सकते हैं। मैंने आपका टॉपिक क्लियर कर दिया है। वैसे अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताएं।